हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। महरीन, जो कि अपने साथ बैठी एमन को बहुत गौर से देख रही थी और सोच रही थी एमन की जिंदगी कितनी पुरसकून है, पर यह फिर भी सुकून से नहीं रहती, खुद को उल्टे सीधे कामों में उलझाए रखती थी। महरीन और एमन एमए उर्दू की स्टूडेंट थी और एमन उसकी क्लास फेलो थी और काफ़ी अच्छे यानी खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी और महरीन एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। महरीन 3 बहनें थीं। सबसे बड़ी तहरीम थी जो कि मास्टर्स के बाद एक स्कूल में पढ़ाती थी। उससे छोटी महरीन जो कि एमए उर्दू की स्टूडेंट थी। महरीन से छोटी अमरीन थी जो एफएससी की स्टूडेंट थी। महरीन की मामा जॉब करती थी और उन्होंने ही अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया था। उनका ख्वाब था कि उनकी तीनों बेटियां अपने पांव पर खड़ी हो जाएं, उन्हें किसी के भी सहारे की ज़रूरत ना पड़े। जबकि महरीन के बाबा का एक छोटा सा जनरल स्टोर था जो कि कम ही चलता था। महरीन को हमेशा ही अपनी ज़िंदगी से गिला रहा। वो हमेशा से ही पुरसकून ज़िंदगी और प्यार के लिए तरसी थी। उसे हमेशा अपने बाबा से डांट डपट ही पड़ी थी, कभी प्यार नहीं मिला था और भाई के लिए भी तरसती थी। महरीन सोचती काश उसका भी एक बड़ा भाई होता और वो भी बाकी भाइयों की तरह उनका ख्याल रखता और तंग भी करता, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। इसलिए अल्लाह की रज़ा में वो राज़ी हो गई। अब भी महरीन एमन को देखकर उसकी ज़िंदगी पर रश्क कर रही थी और अपनी ज़िंदगी से खफा खफा सी थी कि कब तक उसकी ज़िंदगी इसी तरह उलझनों में उलझी रहेगी, कब तक वो ऐसे ही छोटी छोटी खुशियों और ख्वाहिशों के लिए तरसेगी। महरीन अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि सर ने उसे नोट किया और महरीन को खड़ा कर दिया। महरीन एकदम डर कर खड़ी हो गई और नासमझी में इधर उधर देखने लगी और बोली, जी सर। महरीन की बेतवज्जी तो वो नोट कर चुके थे। अब पूछा, महरीन साहिबा आपका ध्यान किधर है, आप किन सोचों में गुम हो? सारी क्लास महरीन को देख रही थी और वो तजब्जुब का शिकार होकर बोली, सर सॉरी, कहीं नहीं, मैं क्लास में ही हूँ। अभी महरीन बोल ही रही थी तभी सर ने उसकी बात काट कर बोले। सर ने उससे टॉपिक के मुतालिक पूछा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, फिर बताएं। महरीन साहिबा परेशान सी होकर एमन को देखने लगी। एमन ने महरीन को इशारे से टॉपिक समझाना चाहा, लेकिन महरीन को समझ नहीं आया और फिर सर ने एमन की हरकत को भी नोट कर लिया और दोनों को क्लास से निकल जाने को कहा। गेट आउट ऑफ माई क्लास। महरीन हकला बकला कर सर सॉरी, सर एक्सक्यूज़ करने लगी, लेकिन सर ने एक भी नहीं सुनी और गुस्से से दोनों को बाहर जाने का इशारा किया। इसलिए ना चाहते हुए भी दोनों को बाहर आना पड़ा। बाहर आकर एमन महरीन को गुस्से और खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी और एमन ने महरीन से कहा, आज तुम्हारी वजह से मैं फंसी हूँ, दिल तो करता है तुम्हारा गला दबा दूँ। अब आइंदा मैंने तुम्हारी मदद नहीं करनी, जाओ भाड़ में। दुखी आत्मा होना तो पता नहीं कहाँ कहाँ खोई रहती हो हर वक्त। महरीन जो बुद्ध बने सब कुछ सुन रही थी, मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, यार अच्छा ना, आई एम रियली सॉरी। दोनों शर्मिंदा सी क्लास से बाहर खड़ी थी। महरीन ने एमन से वादा कर लिया था कि अब नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करोगी। महरीन का कॉलेज घर से कुछ फासले पर ही था। महरीन को जैसे ही छुट्टी होती वो घर के लिए पैदल निकल पड़ती। आज भी छुट्टी के बाद जब वो घर पहुंची और फिर घर का ताला खोला और घर में दाखिल हुई तो घर बिखरा पड़ा था। महरीन को बहुत गुस्सा आया। क्या मुसीबत है, बंदा जाने से पहले भी काम करे और आकर भी करे, ऊपर से इतनी गर्मी है। दरअसल महरीन को बड़ी बहन सुबह नाश्ता बनाकर एक प्राइवेट स्कूल पढ़ाने चली जाती और छोटी बहन कॉलेज और तहरीम और उसकी मामा भी जॉब के लिए साथ ही निकल पड़ती थी। महरीन ने जाना भी सबसे आखिर में होता था और आना भी सबसे पहले होता था, इसीलिए आधे से ज़्यादा जिम्मेदारी महरीन पर थी। महरीन ने गुस्से से बैग रखा और घर की सफाई में लग गई। घर साफ करने के बाद वो खाना बनाने लगी और साथ साथ अपनी किस्मत को भी कोसने लगी। पता नहीं कब सुकून आएगा मेरी ज़िंदगी में। और सोचने लगी, लड़कियां जब कॉलेज से घर जाती हैं आराम से
बैग रखकर सब पका पकाया मिल जाता है उन्हें और खाना खाकर आराम से सो जाती हैं। और एक मैं हूँ, आते साफ सब करना पड़ता है और जाकर रात को 10 बजे फारिग होती हूँ। साथ ही महरीन की आंखों से आंसू रवाना हो गए और दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि अल्लाह ताला हमारे हालात बेहतर कर दे, हमारी जिंदगियों में भी सुकून और खुशियाँ लिख दे, आमीन। दिल में आमीन भी बोल दिया। 3 बजे सब घर आ जाते थे। महरीन ने सबको खाना दिया और ख़ुद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। महरीन का घर फैसलाबाद में वाक़या था और उसका घर 2 कमरों और 1 बरामदे और छोटे से सहन और एक किचन पर मुश्तमिल था। घर इतना बड़ा नहीं था, काफ़ी पुराना था और पुरानी तर्ज का तामीर हुआ था। अब तो काफ़ी बोसीदा हालत हो चुकी थी, लेकिन रफ़िया अपना घर होने पर भी बहुत शुक्र अदा करती थी कि शुक्र है अपना घर तो है, किराए के मकानों में धक्के तो नहीं खाने पड़ते। महरीन रात जब 10 बजे तमाम कामों से फारिग हुई तो उसे याद आया कि उसने असाइनमेंट भी बनानी है अभी तो। महरीन जल्दी से उठी और असाइनमेंट के लिए नेट से मटेरियल सर्च करने लगी। अभी आधी असाइनमेंट तैयार की थी कि महरीन पर नींद का गलबा तारी होने लगा और असाइनमेंट आधी अधूरी छोड़कर वो सोने चल दी और सोचा बाकी अब सुबह जल्दी उठकर मुकम्मल कर लूँगी या फिर क्लास में बैठकर बना लूँगी। वो नालायक नहीं थी, बस काम के बर्डन ने उसे थकाकर निकम्मा कर दिया था। वो ना चाहते हुए भी स्टडी पर घर के कामों को फौकियत देने लगी, जिसकी वजह से अक्सर क्लास में महरीन को किसी न किसी बात पर डांट पड़ जाती कि महरीन तुम एक लापरवाह स्टूडेंट हो, पढ़ाई पर तवज्जो नहीं, हर वक्त किसी न किसी सोच में और परेशानी में गुम रहती हो। महरीन बस चुप रहती, क्योंकि उसकी जगह कोई और भी होता तो वो भी महरीन जैसी कैफियत में ही रहता। एमन जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, दोनों फ्री पीरियड में क्लास के सामने वाले ग्राउंड में बैठी बातें कर रही थी कि एमन बातों में महरीन से पूछने लगी, महरीन क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है क्या? तुम क्यों ऐसे मुरझाई मुरझाई रहती हो? मैं तुम्हें जब देखती हूँ तुम ऐसे ही होती हो। खुश रहा करो यार मेरी जान, परेशान ना हुआ करो। एमन के ऐसा कहने पर महरीन चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट ले आई। देखो मैं खुश हूं और अब तुम भी खुश हो जाओ। एमन महरीन से बोली, यार लोग पागल बोलने लगे हैं कि ये लड़की तो पागल है जो खोई खोई रहती है। पता नहीं शायद पागल है। महरीन का कहकहा हवा में बुलंद हुआ। हाँ यार मैं पागल ही तो हूँ, जिसने कभी भी अपने माँ के अलावा किसी को भी खुद को प्यार करते नहीं देखा। बाप के प्यार के लिए हमेशा महरूम रही हूँ। यार मैं कहती हूँ अल्लाह कभी किसी को बेटी ना दे, अगर बेटी दे तो उसे प्यार करने वाला बाप दे। मेरे बाबा जो हमेशा मुझसे गुस्से में ही बोलते हैं, मेरी मामा ने ही आज तक मेरी ख्वाहिशात पूरी की हैं। मुझे तो मर्दों से नफरत होने लगी है जो औरत को अपने इशारों पर नचाना जानते हैं, लेकिन अपने हुकूक और फ़राइज़ का ज़रा भी एहसास नहीं। अगर ज़िंदगी ऐसी ही है और आगे भी ऐसी ही गुजरनी है तो मुझे कभी भी शादी नहीं करनी। महरीन ने दुख भरे लहजे में कहा। एमन ने महरीन को तसल्ली दी और कहा, परेशान ना हो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। दोनों ने आमीन बोला। दोनों पिछले ग्राउंड में बैठी थी कि एमन ने टाइम देखा और बोली, क्लास का टाइम हो गया है, बल्कि 5 मिनट ऊपर हो गए हैं, चल जल्दी। दोनों भागी। आज छुट्टी थी। रफ़िया को महरीन बड़बड़ाती हुई अपनी मामा के पास आ बैठी। मामा, बाबा हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हैं? गुस्से की कोई वजह भी होती है? जब भी दादों की तरफ से आते हैं उसी तरह से गुस्से में आते हैं, फिर बिला वजह ही बुरा भला कहने लग जाते हैं। महरीन इतना तो समझ गई थी कि उसके बाबा जब भी उसकी दादों की तरफ से आते हैं यूं ही गुस्से में भड़कते हुए आते हैं और फिर घर में हंगामा मचा देते हैं, और हर दफ़ा गुस्सा महरीन पर ही उतारते थे। महरीन इसी वजह से चिड़चिड़ी और बदतमीज़ भी हो गई थी और छोटी छोटी बातों पर नाशुक्री करने लगती थी। महरीन की ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मर्द था और वो भी उसके बाबा, जो हमेशा गुस्से में रहते। इसलिए अब महरीन को सारे मर्द एक जैसे लगने लगे और वो मर्दों से नफरत करने लगी। इसमें उसका भी कोई कसूर नहीं था। उसने अपने अब्बू का रवैया ही ऐसा देखा था कि वो सब मर्दों को ही एक जैसा समझने लगी। रशीद साहब
शुरू से ऐसे नहीं थे, बल्कि वो एक सुलझे हुए और मोहब्बत करने वाले शख्स थे और नमाज रोज़े के पाबंद थे। एक बार रफ़िया, जो उनकी दूर की रिश्तेदार थी, वो फौतगी के सिलसिले में उनकी तरफ आई थी अपनी खाला के साथ, और रशीद साहब के घर रात गुजारनी पड़ी। रशीद साहब अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, ज़िम्मेदार और सुलझे हुए शख्स थे। रशीद साहब के ख़ानदान में पसंद की शादी को गुनाह समझा जाता था और रशीद साहब को रफ़िया पहली ही नज़र में पसंद आ गई और उन्होंने फ़ैसला किया कि शादी करेंगे तो रफ़िया से ही करेंगे। और जब रशीद साहब ने अपनी पसंद का इजहार अपनी अम्मा से किया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और मना कर दिया, लेकिन रशीद साहब डटे रहे और आखिरकार पसंद की शादी कर ली। रफ़िया और रशीद की जोड़ी बहुत प्यारी थी। रफ़िया भी बहुत प्यारी थी, झील जैसी आंखें, नाक बिल्कुल छोटा सा, बाल भी कमर से नीचे स्याह और सिल्की थे। रशीद और रफ़िया की जोड़ी को चांद और सूरज की जोड़ी कहा जाता था, जो कि रशीद और माँ बहनों से बर्दाश्त ना होती थी और बात बात पर रशीद के कान भरती रहती। यही तक नहीं था, रशीद के घर वालों ने रशीद को घर से निकाल दिया और रशीद साहब का चलता हुआ कारोबार भी उनसे ले लिया गया और रशीद साहब को घर का पिछला हिस्सा, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना तर्ज पर तामीर किया गया था, थोड़ा सा मकान उनको दे दिया गया और वही उनकी रिहाइश का बना दी गई। रशीद और रफ़िया को जब अलहदा कर दिया गया था तो रशीद साहब के पास कोई काम नहीं था कि वो घर का खर्च उठा सकते। उन्होंने रफ़िया का जेवर लेकर बेचकर अपना छोटा सा जनरल स्टोर खोला, जो कि शुरू में तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 2 दफ़ा चोरी होने की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा। जब रशीद साहब को अलहदा किया गया तब उनके पास 2 बेटियां थीं, तहरीम और महरीन। 2 साल बाद अमरीन की भी पैदाइश हुई थी। तब कारोबार के हालात ख़राब थे, जिसकी वजह से रफ़िया को मजबूरन जॉब करनी पड़ी ताकि उनकी बेटियां अच्छी तालीम हासिल कर सकें। महरीन जब भी अपनी माँ से गिला करती कि अल्लाह ने हमें एक भाई भी नहीं दिया, ऊपर से बाबा भी ऐसे दिए जो कि हर वक्त गुस्से में रहते हैं, तब रफ़िया बड़े प्यार से अपनी बेटी को समझाती कि मेरी प्यारी सी गुड़िया, तुम्हारे बाबा तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। देखो, तुम्हारे बाबा तुम लोगों को अपने ख़ानदान की मुखालफत लेकर भी पढ़ा रहे हैं। तुम लोगों के लिए तुम्हारे बाबा ढाल हैं, जो कि लोगों की गंदी नज़रों से महफूज रखने की पूरी कोशिश करते हैं। नहीं तो जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, लोग कच्चा ही चबा कर निकल जाएं। और ये भी तो देखो ना कि तुम्हारे बाबा ने चाहे गुस्से में ही सही, लेकिन तुम लोगों की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाहर के लोगों में भी तुम लोगों की एक पहचान बनाई है। बाहर के लोगों की हिम्मत नहीं होती कि तुम लोगों को नज़र उठाकर भी देख लें। सब तुम्हारे बाबा से डरते हैं और तुम लोगों की भी इज्जत करते हैं। महरीन बोली, मामा, बाबा बस बाहर के लोगों से ही हमें बचाते हैं, जबकि अपने घर वालों के सामने हमें उतना ही बेइज्जत करते हैं। ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा कि दादो और चाचू लोगों की तरफ से आकर हमें कोई भी बेइज्जत कर जाता है। मामा, मैंने लड़कियों में बहुत खुद एतमादी देखी है, जो कि उनके बाबा के लाड प्यार की वजह से उनमें पैदा हुई है, लेकिन हम में एक खला बाकी रह गया है जो कभी भी पूरा ना हो। रफ़िया अपनी बेटी को देखती रह गई और फिर चुप हो गई, क्योंकि अब उनके पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था। महरीन जब रात को कामों से फारिग हुई तो असाइनमेंट बनाने बैठी ही थी कि उसका दिल भर सा आया। पता नहीं क्यों आज उसका बिला वजह रोने को दिल किया। उसने दुखी सी कैफियत में एक दुखी सा स्टेटस लगा लिया। महरीन ने अभी स्टेटस लगाया ही था कि उसके मामूजाद कज़न नोमी का मैसेज आ गया। आप इतना सैड क्यों रहती हो, कभी खुश भी रह लिया करो। महरीन को लड़कों से चिढ़ थी, इसीलिए जब नोमी ने मैसेज किया तो उसका पारा हाई हो गया। उसने गुस्से में जवाब दिया, आपको कोई मसला है क्या? मेरी मर्जी मैं जिस तरह का मर्जी स्टेटस लगाऊं, इसलिए आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अपने काम से काम रखें। नौमान महरीन के बड़े मामू का बेटा था। नौमान को प्यार से सब नोमी कहते थे, जो महरीन से 5 साल बड़ा था और अपने बाबा ही की तरह खूबसूरत और खूबसीरत था, लेकिन थोड़ा सा शरीर था। उसे महरीन से उलझने का बड़ा मज़ा आता, इसीलिए नोमी कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था।
महरीन को तंग करने का। और महरीन को तो वैसे ही मर्द अच्छे नहीं लगते थे, इसीलिए हमेशा ही नोमी से चिड़ी रहती। महरीन के 2 मामू थे और 2 खालाएं थीं, और दोनों खालाएं शादीशुदा और बच्चों वाली थीं। महरीन के दोनों मामुओं का अपना मुश्तरका बिजनेस था और हालात काफ़ी अच्छे थे। बड़े मामू अबरार, जिनका एक बेटा था जो कि MBBS के बाद अपने बाबा के साथ बिजनेस संभाल रहा था। महरीन की बड़ी मामी बहुत मगरूर सी थी और हमेशा महरीन लोगों के साथ नॉर्मल बिहेव रखती थी। महरीन को अपनी बड़ी मामी ज़रा भी अच्छी नहीं लगती थी। महरीन के छोटे मामू सरफराज थे, जिनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी रिमशा थी, उसे 2 छोटे भाई थे, आलियान और अयान। महरीन छोटे होते अपने मामू के घर रहने के लिए जाती थी, लेकिन फिर दोनों मामुओं की शादी हो गई। छोटी मामी का रवैया तो अच्छा था महरीन लोगों के साथ, लेकिन बड़ी ममानी के रूखे रवैये की वजह से अपनी नानों की तरफ जाना छोड़ दिया। महरीन के दोनों मामू एक ही घर में रहते थे। बड़े मामू और छोटे मामू नीचे वाले पोर्शन में रिहाइश पजीर थे और महरीन का घर अपने मामू के घर से कुछ किलोमीटर के फासले पर था, लेकिन फिर भी बहुत कम आते जाते थे एक दूसरे के घर पर। और वैसे भी महरीन लोगों की जिंदगी बहुत मसरूफ थी। एक दिन महरीन कॉलेज से घर वापस आ रही थी कि रास्ते में उसका जूता टूट गया और इतनी तेज धूप थी, ऊपर से काफ़ी रास्ता भी पड़ा था। महरीन ने जूता हाथ में पकड़ा और नंगे पांव गरम ज़मीन पर चलने लगी। ज़मीन बहुत गर्म थी और उसके पांव भी जलने लगे थे। अभी कुछ आगे तक निकली थी कि उसे कोई नोकीली चीज़ चुभने का एहसास हुआ। एकदम उसने नीचे अपने पैर को देखा, जिसमें से अब खून निकलने लगा था। उसके पांव पर एक कांच का टुकड़ा लग गया था और अब खून निकलना बंद नहीं हो रहा था। उसने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर लीं और एक साइड पर दरख्त के साए में बैठ गई और रोने लगी। अभी उसे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। उसने ध्यान नहीं दिया। जब उसके पास सरगोशी हुई तो महरीन ने एकदम ऊपर सर उठाया और हैरान होकर देखने लगी। वो नोमी था जो उससे पूछ रहा था कि क्या हुआ है और तुम यहाँ क्यों बैठी हो। महरीन ने अपनी हैरत छुपाते हुए एकदम से खड़ी हो गई और अपना टूटा हुआ जूता अपने पीछे छुपाते हुए सीधी खड़ी हो गई और एकदम से बोली, कुछ नहीं, बस सांस लेने के लिए रुक गई थी थोड़ी देर के लिए और बस। आप यहाँ खैरियत है? नोमी बोला, बस ऐसे ही बिजनेस के काम के सिलसिले में गुजर हुआ तो सोचा कि पुप्पो से मिलता चलूं। तुमको यहाँ देखा तो रुक गया। सब खैरियत तो है ना? नोमी ने महरीन को गौर से देखते पूछा। महरीन ने बस हूं कहकर टाल दिया। नोमी नोट तो कर चुका था कि महरीन ने उसे देखकर कुछ पीछे छुपाया है, पर पूछा नहीं और चुप कर गया। और नोमी की अभी तक महरीन के पांव की तरफ तवज्जो नहीं गई थी। नोमी ने महरीन से बोला कि चलो आओ, तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर दूं। महरीन कभी भी नोमी की मदद ना लेती, पर अपने जख्म के एहसास से उसने हामी भर ली और उसके साथ जाकर गाड़ी में बैठ गई। नोमी मसरूफ सा गाड़ी चलाने में मगन था कि उसकी नज़र यकदम ही महरीन के पांव पर पड़ी, जहाँ से अभी भी खून निकल रहा था, और उसने ये भी नोट कर लिया था कि महरीन ने जूता नहीं पहना हुआ। नोमी ने महरीन की तरफ देखा, जो कि सफ़ेद यूनिफॉर्म में बहुत ही मासूम सी और प्यारी सी लग रही थी, सर पर तरतीब से चादर ओढ़े। महरीन का गंदुमी रंग था और नैन नक्श प्यारे थे। आंखें मोटी मोटी और प्यारी थी, बस आंखों के नीचे हल्के पड़ने की वजह से आंखें थोड़ी अंदर को चली गई थी। नोमी ने महरीन की आंखों की तरफ गौर से देखा तो उसे महसूस हुआ कि महरीन जैसे रो कर हटी हो। नोमी ने महरीन से पूछा, क्या आप रोई हो? तो महरीन ने जल्दी से ना में सर हिलाया और बोली, शायद आंख में कुछ पड़ गया था। नोमी ने महरीन को घर पर ड्रॉप करने से पहले एक क्लिनिक पर गाड़ी रोकी और महरीन को साथ चलने को कहा। महरीन हैरानी से साथ चल दी। नोमी ने डॉक्टर से उसका पाँव का चेकअप करवाकर पट्टी करवाई। महरीन जो खामोशी और हैरत से नोमी को देखने लगी कि मैंने तो इसे कुछ नहीं बताया कि मेरे पैर में चोट लगी है, फिर इसे कैसे पता चला? नोमी ने महरीन की हैरत को नोट कर लिया था। दोनों गाड़ी में आकर बैठे तो महरीन ने जल्दी से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मेरा पाँव जख्मी है?
नोमी ने कहकहा हवा में बुलंद किया और कहा, मैं तो अभी और भी बहुत कुछ जानता हूँ कि आपका जूता भी टूटा हुआ है, जो कि आपने मुझे देकर छुपा लिया था, पर मैंने देख लिया था। मेरीन ने अपनी शर्मिंदगी को छुपाते हुए कहा, मुझे घर पर छोड़ दें, पहले ही काफ़ी लेट हो गई हूँ मैं। नोमी बोला, अभी तो 1-2 काम और पड़े हैं, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं आपको घर ड्रॉप नहीं कर सकता, इसलिए सुकून से बैठी रहें। अब मेरीन की हैरत में इजाफा हुआ और नोमी से कुछ पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि नोमी ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। मेरीन चुपचाप बैठ गई, फिर कोई सवाल नहीं किया। नोमी ने गाड़ी एक शॉप पर रोकी और वहां से मेरीन को सैंडल का जोड़ा लेकर दिया और फिर एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकी और खाने का ऑर्डर देकर मेरीन को पुरसकून होकर बैठने का बोला। मेरीन परेशानी से इधर उधर देखने लगी और बोली, मुझे भूख नहीं है, आप मुझे घर ड्रॉप कर दें। नोमी ने मेरीन को घूरी डाली कि चुप होकर बैठो और खाना खाओ। खाने से फारिग हुए तो मेरीन के घर के सामने गाड़ी रोकी और नोमी ने मेरीन से बोला, अपना ख्याल रखना, मैं शाम को आऊँगा पुप्पो से मिलने। ओके, खुदा हाफिज। वो ये कहकर चला गया। शाम को वाकई नोमी आ गया। तब मेरीन सहन में बैठी बच्चों को पढ़ा रही थी। नोमी मामा के पास बैठा बातों में मसरूफ था और आप ही चाय बना कर ले आई। मेरीन जो उस वक्त बच्चों को पढ़ा रही थी, एकदम से किसी के पीछे से पुकारने पर डर गई। मेरीन ने पीछे मुड़कर देखा, जहां नोमी मुंह पर हाथ रखे हंस रहा था। मेरीन के इस तरह डर जाने से उसे बहुत मजा आया। मेरीन जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, एकदम से उठी और नोमी पर बरस पड़ी। आप खुद को समझते क्या हो? नोमी फौरन बोला, जिन, और फिर हंसने लगा। मेरीन को बहुत गुस्सा आया। दिल तो किया सामने खड़े इस 6 फुट के बंदे को कच्चा चबा जाए, पर बस मेरीन नोमी को घूर कर ही रह गई। नोमी मेरीन के घूरने पर सीधा हुआ और बोला, मैं तो आपका हाल पूछने आया था कि अब आपका पैर कैसा है, लेकिन अब आपके तेवर देखकर लगता है आपसे ना ही पूछूं तो बेहतर है। यहाँ तो मैडम के मिजाज ही नहीं मिलते। मेरीन बस चुप करके उस बंदे को देखती रही और बोली, आप ज़रा ठहरे, मैं आती हूँ। थोड़ी देर बाद आई और नोमी के हाथ में पैसे पकड़ा दिए और बोली, सुबह के एहसान के लिए शुक्रिया। ये कहकर मुड़ने ही लगी थी कि नोमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरीन पीछे मुड़कर गुस्से से कुछ कहने लगी थी कि नोमी ने गुस्से से पैसे उसके हाथ में वापस थमाए और गुस्से से बोला, मैंने सुबह कोई एहसान नहीं किया था, एक छोटी सी मदद की थी। आप हमेशा उल्टा क्यों सोचती हैं? आप मेरी पुप्पो की बेटी हो, इसीलिए मदद करना मेरा फ़र्ज़ बनता था कि आपकी मदद करता, लेकिन आप हमेशा नेगेटिव ही सोचना, क्योंकि नेगेटिव सोचना तो आप पर फ़र्ज़ बन गया है। मेरीन बोली, मुझे आदत नहीं है कि मैं किसी की भी मदद लूँ। मैं खुद की मदद करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं दूसरे की मदद को अपने लिए दूसरे का एहसान समझती हूँ। सो प्लीज़ ज़्यादा अच्छे ना बने और ये पैसे रख लें। पैसे दोबारा नोमी के हाथ में पकड़ाकर वो वहाँ से चली गई। नोमी जो खुशगवार मूड में था, उसका मूड ख़राब हो गया और वहाँ से निकल आया। नोमी को मेरीन के रवैये से बहुत दुख पहुँचा और गाड़ी में बैठकर वो मुसलसल मेरीन की बातों को सोच रहा था कि ये लड़की खुद को समझती क्या है, हमेशा इसका रवैया ऐसा ही क्यों होता है। कभी भी मैंने इसे खुश नहीं देखा, हमेशा ही सड़ी हुई रहती है। सड़ियल है ये लड़की। नोमी सोच रहा था, ये मेरे साथ ऐसा बिहेव करती है जैसे मैंने इसकी कोई चीज़ चुराई हो। उस दिन से नोमी ने सोच लिया था कि वो इस लड़की को सुधार कर रहेगा। वो उसको जानेगा कि वो क्यों चिड़ी रहती है, क्यों हर वक्त गुस्सा सर पर सवार रखती है। नोमी मेरीन को इतना नहीं जानता था, क्योंकि FA करने के बाद बाकी की पढ़ाई के लिए बाहर पढ़ने चला गया और 5 साल बाद MBA करने के बाद घर वापस आ गया। और उसकी मेरीन से जब भी मुलाकात होती, तभी वो उसे तपी हुई और गुस्से में ही मिलती। नोमी ने कभी भी मेरीन को खुश नहीं देखा था, हमेशा उसके मुंह पर बेजारी के तासुरात देखे थे। नोमी को अपनी ये मोडी कज़न बहुत अच्छी लगी थी। उसे नहीं पता था कि वो मेरीन को पसंद भी करने लगा था। मेरीन नोमी के दिल में आहिस्ता आहिस्ता घर कर रही थी, जो कि नोमी को अभी तक खुद भी नहीं पता था।
एक दिन नोमी ऐसे ही अपनी मामा से बातों के दौरान पूछ बैठा, मामा, महरीन शुरू से ही ऐसी है क्या? उसकी मामा ने हैरत से अपने बेटे की तरफ देखा और पूछा, तुम क्यों महरीन के बारे में पूछ रहे हो? कोई खास वजह? नाजिया, जो कि नोमी की माँ थी और महरीन की बड़ी मामी थी, जो कि महरीन लोगों को खास पसंद न करती थी, और इस तरह अपने बेटे का महरीन के बारे में पूछना उन्हें अच्छा नहीं लगा। और नोमी को अपनी मामा का ऐसा रवैया देखकर कुछ अजीब सा लगा। जानता तो वो था कि मेरी मामा को महरीन लोगों से बिला वास्ता की दुश्मनी है, और वो आज ये सवाल करके पछताया, फिर उठकर चला गया। इसी तरह एक दिन महरीन अपने टेस्ट की तैयारी के बाद सोने के लिए लेटी थी कि मोबाइल की बेड से उठ बैठी। रात के 11 बजे स्क्रीन पर नोमी का अस्सलामुअलैकुम का मैसेज जगमगा रहा था। महरीन उठी और बस सलाम का रिप्लाई करके फिर लेटने लगी, तो फिर वाइब्रेशन से मोबाइल को देखने लगी, जहां पर नोमी का मैसेज था, क्या हाल है मिस सड़ियल? महरीन, सड़ियल का लफ्ज सुनकर उसका दिमाग घूम गया। क्या बोला आपने? आपको मैं सड़ियल दिखाई देती हूं क्या? नोमी का फौरन रिप्लाई आया, नहीं, मैं तो आपके अंदर की रूह को सड़ियल बोल रहा हूं, जो आपको हमेशा जलाई रखती है और फिर आप मुंह से अंगारे बरसाने लगती हैं। महरीन का पारा चढ़ गया था और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस नोमी के बच्चे की दुर्गत बना दे। महरीन अपने गुस्से पर काबू पाकर बोली, आपने इस वक्त यही कुछ कहने के लिए मैसेज किया था क्या? नोमी बोला, नहीं, अभी तो मैंने बड़े करेले जैसे मुंह को भी सीधा करना था, जो बात बेबात बिगड़ा रहता है। अब यही कहने की देर थी कि महरीन, जो कि कंट्रोल किए बैठी थी, नोमी पर बरस पड़ी। क्या तकलीफ है आपको, जो रात के 11 बजे भी सुकून ना खुद लेते हैं और ना किसी को लेने देते हो? यही सब बकवास करनी है तो फिर मैं सोने लगी हूं। आप तो हो ही वेले, लेकिन मुझे सुबह जल्दी उठना है और बहुत से काम करने हैं, इसलिए सो प्लीज किसी और का सर खाइए, मैं वेली नहीं हूं। ये कहकर मोबाइल साइड पर रखकर सो गई। लेकिन नोमी महरीन के इस तरह चिढ़ जाने पर बहुत महसूस हुआ और हंसते हंसते सो गया। फिर नोमी का रोज का मामूल बन गया था। वो रोज रात को महरीन को मैसेज करने लगा और रोज महरीन से अच्छी खासी इज्जत अफजाई करवाता, और इस इज्जत अफजाई से पता नहीं नोमी को एक खुशी महसूस होती थी। इसी तरह 1 महीना गुजर गया। अब तो महरीन को भी नोमी को बातें सुनाने और सुनने की आदत हो गई थी। एक दिन ऐसा हुआ कि नोमी का मैसेज नहीं आया। महरीन ने महसूस किया लेकिन नज़रअंदाज कर दिया। फिर इसी तरह 3 दिन गुजर गए। महरीन अब परेशान हो गई। उसने कभी भी नोमी को खुद से मैसेज नहीं किया था, लेकिन अब उसे नोमी से उलझना अच्छा लगने लगा था और उसे नोमी की आदत हो गई थी। इसलिए अब नोमी का 3 दिनों तक मैसेज ना आना महरीन को परेशानी होने लगी। उसने फिक्रमंदी से नोमी को हेलो का मैसेज कर दिया। अभी मैसेज किए 1 घंटा हुआ था जब कोई रिप्लाई नहीं आया, तो महरीन ने कॉल करनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ से कॉल उठाई गई, जो कि इंतहाई नींद में डूबी हुई थी। वो नोमी की आवाज़ थी जो नींद में डूबी हुई थी। हेलो, कौन? महरीन ने डरते हुए जवाब दिया, मैं महरीन हूं। नोमी ने हैरत से देखा और कहा, आज सूरज कहाँ से तुलू हुआ? आपने इस नाचीज को कैसे याद कर लिया? खैरियत तो थी? महरीन परेशान हो गई कि क्या जवाब दे। उसने बहाना बनाने की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन अब वो फंस चुकी थी, इसलिए अब कुछ कहना बेकार था। वो चुप होकर रह गई। नोमी बोला, आपकी चोरी पकड़ी गई है मैडम, अब आप कुछ भी कह लें वो बेकार होगा। महरीन ने हाँ कहकर बात ही खत्म कर दी और जल्दी से नोमी का हाल पूछा। महरीन को महसूस हो रहा था कि जैसे नोमी को जुकाम हो। नोमी बोला, यार तबीयत का तो तुम ना ही पूछो, आजकल मैं बहुत बीमार हूं, इसलिए तो आपसे कांटेक्ट नहीं कर सका। आप सुनाएं कैसी हो? महरीन बोली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक ठाक हूं। इसी तरह महरीन और नोमी बातें करने लगे और फिर महरीन ने ही काम का कहकर कॉल बंद कर दी। आजकल महरीन को नोमी अच्छा लगने लगा था। उधर नोमी की भी ऐसी ही कैफियत थी। महरीन और नोमी को बात करते पूरा 1 साल गुजर चुका था
और एक दिन नोमी ने महरीन को प्रपोज भी कर दिया। बस अब अपनी मामा को मनाना बाकी था। नोमी के बाबा ने तो खुशी से मान जाना था। महरीन का भी मास्टर्स कंप्लीट होने में बस 1 साल रह गया था। इसी तरह एक दिन नाजिया अपने बेटे नोमी के लिए लड़कियां तलाश कर रही थी कि नोमी ने अपनी पसंद का इजहार अपनी मामा से कर दिया, और नाजिया का तो महरीन का नाम सुनकर ही पारा हाई हो गया। 2 टोक अंदाज में कह दिया कि ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। नोमी ने जब वजह पूछी तो नाजिया ने यह कहा कि उसे महरीन पसंद नहीं है और ना ही मैं तुम्हारा रिश्ता अपनों में करना चाहती हूँ। नोमी ने अपनी मामा को प्यार से समझाया कि महरीन में क्या कमी है, खूबसूरत भी है और खूबसीरत भी। बाकी लड़कियों की तरह उसमें चालाकियां नहीं हैं, घरदारी भी जानती है। आपने मेरा रिश्ता गैरों में भी करना ही है तो फिर क्यों ना महरीन से कर लिया जाए। दूसरी तरफ महरीन ने भी ना कह दिया कि मैंने अभी स्टडी कंप्लीट करके कोई जॉब वगैरह करनी है, 2 साल तक, फिर शादी का सोचूंगी। महरीन तो वैसे भी लड़कों से चिढ़ती थी। महरीन को यहाँ तक लाने में नोमी का ज़्यादा हाथ था। वो शुरू में नोमी से बहुत चिढ़ती थी, लेकिन नोमी के प्यार भरे लहजे से उससे बात करना और उसे बच्चों की तरह समझाना, ये बातें महरीन के दिल में घर कर गई थी, क्योंकि वो हमेशा प्यार के लिए तरसी थी। जब नोमी ने उसे वो मान और इज्जत और मोहब्बत दी तो महरीन को भी वो अच्छा लगने लगा। उसे ये भी एहसास हुआ कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, और इस तरह महरीन नोमी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। दूसरी तरफ नोमी की माँ का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था कि जो भी हो जाए मैं महरीन को इस घर की बहू कभी नहीं बना कर लाऊंगी, क्योंकि हमारे और उनके स्टेटस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसी तरह 1 साल और गुजर गया और महरीन की स्टडी कंप्लीट हो गई और उसने भी एक प्राइवेट स्कूल में जॉब शुरू कर दी। साथ बीएड करने लगी और बीएड मुकम्मल करते ही उसने सरकारी मुलाजमत के लिए अप्लाई कर दिया। और जब किस्मत ने साथ देना होता है तो इसी तरह देती है। महरीन को एक सरकारी स्कूल में जॉब मिल गई थी। रफ़िया के तो खुशी के मारे पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे, और दूसरी तरफ तहरीम का भी बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आ गया था। लोग काफ़ी पढ़े लिखे थे और काफ़ी वेल मैनर्ड थे। उनकी अपनी कुछ फैक्ट्रियाँ थीं और कारोबार काफ़ी वसी पैमाने पर था। उन्हें तहरीम बहुत पसंद आई थी और महरीन के घर वालों को भी लड़का बहुत पसंद आया। इसलिए रशीद और रफ़िया ने रिश्ते के लिए हामी भर ली और 2 माह बाद महरीन की आपी तहरीम की शादी हो गई और वो अपने घर बहुत खुश थी। महरीन की अच्छी जॉब लगने की वजह से घर के हालात काफ़ी अच्छे हो गए थे। अब वही रिश्तेदार जो कि रफ़िया और रशीद को नापसंद करते थे और बेटियां होने का ताना देते, अब वही आकर सदके वारी जाते थे। महरीन को उन दोगले बंदों से अब कोफ्त महसूस होती कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारा हमेशा ही बुरा चाहा। पहले हमारे पापा के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया, फिर बेटियां होने का ताना देते रहे और मेरी मामा के जॉब करने पर भी कितने इल्ज़ामात लगाए, और अब ऐसे जाहिर कर रहे हैं कि जैसे इनसे अच्छा और खैर ख्वाह कोई है ही नहीं हमारी ज़िंदगी में। महरीन की छोटी बहन का भी मेडिकल में एडमिशन हो गया था और वो अपनी बाकी की स्टडी के लिए हॉस्टल चली गई थी। घर के हालात बेहतर होने की वजह से महरीन ने अपनी मामा को भी जॉब से रिज़ाइन देने का बोला, और रफ़िया ने यह कहकर टाल दिया कि अब मुझे जॉब की आदत हो गई है, अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो बीमार रहने लगूंगी, इसलिए फारिग रहने से बेहतर है कि मैं जॉब करती रहूं। महरीन के ज़्यादा इसरार पर रफ़िया ने महरीन से वादा कर लिया कि जिस दिन मैं जॉब से थक जाऊंगी उस दिन खुद ही छोड़ दूंगी। अब रफ़िया महरीन के लिए परेशान थी कि महरीन की भी शादी करके वो अपने फ़र्ज से फारिग हो जाए, लेकिन रफ़िया जब भी महरीन से शादी की बात करती तो वो टाल मटोल कर जाती थी कि मामा कर लूँगी शादी, अब आप परेशान ना हुआ करें, मेरी भी शादी हो जाएगी। महरीन को जो कि अब नोमी की आदत हो गई थी। महरीन को ये नहीं पता चला कि वो नोमी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। नोमी भी महरीन का बहुत ख्याल रखता था, उसके खाने पीने से लेकर सोने तक का। नोमी महरीन का बच्चों की तरह ख्याल रखता, उसके खाने पीने का पूछता
क्योंकि महरीन काम के दौरान अक्सर खाना खाना भूल जाती थी, और जब नोमी उससे पूछता कि खाना खा लिया, तो जब ना का जवाब सुनता तो डांट कर कहता, पहले उठकर कुछ खा कर आओ, नहीं तो मैंने तुमसे अब बात नहीं करनी। महरीन नोमी की नाराजगी के डर से फौरन उठकर पहले खाना खाती और बाद में कोई काम करती। इसी तरह रोजाना का मामूल बन गया था। नोमी तीनों वक्त महरीन से उसके खाने पीने का पूछता, अगर ना खाया होता तो डांटता और खाने का कहता। महरीन भी बच्चों की तरह अच्छा जी कहकर फौरन खाना खा लेती। एक दिन नोमी ने अपनी मामा से फिर महरीन से शादी करने की बात की कि मामा अब तो मान जाए ना, अब तो हमारे और महरीन के स्टेटस में फ़र्क भी बहुत कम रह गया है। उसकी मामा ने फिर इनकार कर दिया तो नोमी ने अपनी मामा के हाथों को प्यार से अपने हाथों में लिया और बोला, मामा फ़र्ज़ कर लें अगर मैं महरीन के अलावा आपकी पसंद की लड़की से शादी कर भी लूँ तो फिर मैं उसे वो प्यार और मान नहीं दे सकूँगा जो वो मुझसे एक्सपेक्ट करेगी, और ना ही मैं खुश रह पाऊँगा। क्या आप नहीं चाहती कि आपका बेटा खुश रहे? क्या आप नहीं चाहेंगी कि आपका बेटा सुकून से रहे? मामा, मैं महरीन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसके अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। नोमी ये कहकर वहाँ रुका नहीं था, वहाँ से उठकर चला गया। नाजिया को ना चाहते हुए भी अपने बेटे की खुशी में खुश होना पड़ा, और उन्होंने नोमी से ये कहा कि कल हम तुम्हारी पुप्पो की तरफ जा रहे हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए। जब नोमी ने ये बात सुनी तो वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसने अपनी मामा को गोद में उठा लिया। नाजिया बेटे की खुशी देखकर हैरान और खुश भी हुई और कहा, बस करो, मुझे नीचे उतारो, मैंने कल के लिए तैयारी भी करनी है। नोमी ने माँ को नीचे उतारा और गले से लगा लिया, अपनी माँ के गाल पर बोसा दिया और कहा, थैंक यू सो मच। नाजिया अपने बेटे की एक्साइटमेंट देखकर खुश हुई। अगले रोज़ नाजिया और अबरार साहब महरीन के घर मिठाई लेकर पहुँचे और जाते ही महरीन का रिश्ता मांग लिया। रफ़िया को तो नोमी पहले ही पसंद था और उनके दिल की ख्वाहिश भी यही थी कि नोमी और महरीन की शादी हो जाए, लेकिन रफ़िया ने इस ख्वाहिश का इजहार कभी अपने भाई से नहीं किया था, क्योंकि वो अपनी भाभी के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। लेकिन आज तो वो हैरान रह गईं जब भाई से पहले भाभी ने महरीन का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा। रफ़िया ने कुछ सोचने का वक्त मांगा कि वो एक बार महरीन के बाबा की रजामंदी ले लें, फिर आपको जवाब देंगी। और रफ़िया ने अपने भाई भाभी की बहुत आओ भगत की। इतनी देर में महरीन भी स्कूल से आ गई। महरीन ने अपने मामू और ममानी को सलाम किया और हाल चाल पूछकर फ्रेश होने का कहकर अपने कमरे में आ गई। उसे पता था कि आज मामू और ममानी किस सिलसिले में आए हैं। उसे कल ही तो नोमी ने बताया था। फिर जब शाम में रशीद साहब घर आए तो रफ़िया ने फ़ौरन नोमी के रिश्ते वाली बात रशीद साहब को बताई, जिस पर रशीद साहब भड़क उठे और बोले, अब तुम्हारे भाई भाभी को तुम कैसे याद आ गई? ज़रूर रिश्ता भी महरीन की अच्छी जॉब की वजह से लेकर आए होंगे, नहीं तो कभी भी वो हमारी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता नहीं मांगते। नाक तो उनकी पहले भी ऊंची थी, तो अब वो कैसे इस रिश्ते के लिए मान गए? नहीं करनी मैंने तुम्हारे ख़ानदान में अपनी बेटी की शादी। महरीन, जो कमरे के दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी, रोती हुई अंदर चली गई। रफ़िया ने महरीन को जाते हुए देख लिया था, इसलिए उसके पीछे दौड़ी और जाकर महरीन को चुप करवाया। बेटा, अभी तुम्हारे बाबा गुस्से में हैं। नहीं मामा, बाबा को हमारी खुशियाँ वैसे ही अच्छी नहीं लगती। बाबा ने जो किया है बस रुलाया ही है, रुलाने के अलावा बाबा को कुछ नहीं आता। रफ़िया बोली, तुम हमेशा मनफी क्यों सोचती हो? कभी मस्बत भी सोच लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम राज़ी हो इस रिश्ते के लिए? महरीन मामा को अभी देख ही रही थी जब रफ़िया बोली, बताओ बेटा, क्या तुम राज़ी हो? महरीन बोली, मामा, मेरे राज़ी होने से क्या होगा जब बाबा ही राज़ी नहीं। रफ़िया बोली, बेटा, तुम अपनी रजामंदी दो, बाकी रही तुम्हारे बाबा की बात तो मैं उन्हें मना लूँगी। जब महरीन ने हाँ में सर हिलाया तो रफ़िया ने अपनी बेटी को गले लगाया और माथे पर बोसा दिया और कमरे से उठकर चली गई। महरीन के बाबा इतने सख्त और बुरे नहीं थे, बस अपनी माँ की बातों में आकर रफ़िया के घर वालों से बदगुमान थे।
रफिया ने रशीद साहब को प्यार से समझाया। और बस ये बोलने की देर थी कि आपकी बेटी भी नोमी को पसंद करती है। देखिए, आप मुझे पसंद करते थे तो आपने मुझसे शादी कर ली, और आज आपकी बेटी नोमी को पसंद करती है और आप उसके साथ ऐसा रवैया अख्तियार कर रहे हैं। इस तरह करके आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, अपनी बेटी की खुशियां खराब करके बस आप अपनी आना को सुकून पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपकी बेटी आपकी तरफ से हमेशा के लिए बदगुमान हो जाएगी, और ये बदगुमानी फिर कभी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। आपने आज तक अपनी बेटियों पर अपनी मर्जी चलाई है और कभी भी किसी भी बात से इख्तिलाफ नहीं किया। आज आप अपनी बेटी को अपनी मर्जी करने दें, उसकी खुशी में खुश हो जाएं। आज आप अपनी बेटी का एक मान है जो कि टूटने ना दीजिएगा। रशीद साहब पर रफिया की बातों का काफ़ी असर हुआ था, और जो भी था वो महरीन के बाबा थे, और हर बाप को अपनी औलाद की खुशी में ही खुश होना पड़ता है। उस वक्त भी महरीन के बाबा सहन में चारपाई पर लेटे हुए थे और महरीन रफिया के साथ कपड़े धोने में मसरूफ़ थी जब रशीद ने प्यार भरे लहजे में पुकारा, महरीन बेटा, इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। महरीन बाबा के इतने प्यार से पुकारने पर ही हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात लिए अपने बाबा के पास पहुंची। महरीन इसलिए हैरान हुई थी कि उसके बाबा ने आज 23 साल बाद पहली बार इतने प्यार से पुकारा था। उसके बाबा ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। महरीन फौरन ही बैठ गई। उसके बाबा ने उससे पूछा, क्या तुम नोमी से शादी करने के लिए दिल से राजी हो क्या? महरीन ने अपना सर हाँ में हिलाया। उसके बाबा ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा। महरीन को आज बहुत मान और खुशी का एहसास हुआ। रशीद साहब ने भी रिश्ते के लिए हामी भर ली और शादी की फाइनल डेट 2 माह बाद की रखी गई और सभी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। तहरीम भी आई हुई थी तैयारियों में हाथ बटाने के लिए, लेकिन अम्बरीन को हॉस्टल से छुट्टियां नहीं मिली थी, इसलिए उसने बस शादी में आना था। घर में काफ़ी रौनक मेला लगा हुआ था। महरीन की दोनों खालाएं शादी से 2 हफ्ते पहले ही रहने आ गई थी और रोज़ ढोलकी लेकर बैठ जाती। सब बहुत खुश थे और फिर दिन गुजरते रहे और शादी का दिन भी आन पहुंचा। महरीन अपनी बहन तहरीम के साथ ब्यूटी पार्लर से तैयार होने चली गई। दूसरी तरफ घर पर रफिया और तहरीम सब मेहमानों का ख्याल रख रही थी और शादी की तैयारियां भी देख रही थी। बारात का इंतज़ाम होटल में किया गया था। सब मेहमान होटल पहुंचे और बारात का इस्तकबाल किया। आज नोमी दूल्हा बना बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैरून शेरवानी में उसकी मर्दाना वजाहत और भी नुमायां हो रही थी। बारात जब होटल पहुंची तो नोमी इधर उधर देखने लगा कि पीछे से किसी की आवाज़ पर ठुटका। वो अयान था। आपकी निगाहें जिस हसीना को ढूंढ रही हैं वो अभी तक पार्लर से तशरीफ़ नहीं लाई। नोमी फौरन झेम गया और बोला, मैं तो किसी को नहीं ढूंढ रहा था। अयान बोला, अच्छा जी, ओ महरीन आप ही आ भी गईं। नोमी ने फौरन उधर देखा जहाँ पर अयान ने हाथ से इशारा किया, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था और अयान का ज़ोरदार कहकहा बुलंद हुआ। अयान बोला, देखा भाई, आपकी चोरी पकड़ी गई। इसी तरह सब कज़न्स ने मिलकर नोमी की खूब खिंचाई की। तब तक महरीन भी आती दिखाई दी, चूँकि स्किन पीच और रेड कलर के इम्तजाज का लहंगा, ब्लाउज़ और दुपट्टे पर छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए थे और डार्क मेकअप और ज्वेलरी के साथ बहुत ही खूबसूरत और दिलकश लग रही थी। जब महरीन हॉल में एंटर हुई तो सबकी नज़रें महरीन के दिलकश सरापे पर ही टिकी हुई थी। नोमी तो पलकें झपकना ही भूल गया। जब महरीन स्टेज तक पहुंची तो नोमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर महरीन को ऊपर तक लाने में मदद की और कान में हल्की सी सरगोशी की। माय फ्यूचर वाइफ, आज तो तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। महरीन ने चौंक कर नोमी को देखा और पूछा, वो कैसे? आज आप बहुत खूबसूरत और दिलकश लग रही हैं। लगता है मुझे मारने के इरादे हैं। महरीन ने नोमी को घूरी से नवाजा और कहा, जनाब आप अपने जज्बात पर काबू रखें। ये ना हो कि आपकी नज़रों के हिसार में मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं। वैसे भी जैसे आप देख रहे हैं मेरे दिल की हार्ट बीट भी तेज़ हो रही है।
अगर मुझे यहाँ कुछ हो गया ना तो आपको यहाँ से कवारे ही वापस जाना पड़ेगा। नोमी ने मुस्कुराहट छुपाते कहा, ना बाबा, इतना बड़ा जुल्म ना करना इस मासूम बच्चे पर, और चेहरे पर मसनूई सा डर जाहिर किया। फिर दोनों मुस्कुराने लगे। फिर निकाह भी हो गया। दूध पिलाई की रस्म महरीन की छोटी बहन अमरीन ने की और नोमी से नेक की डिमांड की। नोमी ने हैरानी से सब कजन्स की तरफ देखा कि दूध पिलाई पर भी टैक्स देना पड़ता है क्या। सब नोमी की बात पर हंसने लगे और बोले, नेक तो अब देना पड़ेगा। नोमी अमरीन से मुखातिब हुआ और बोला, साली साहिबा, आप कितना नेक लेना पसंद करेंगी? अमरीन झट से बोली, पूरे 20,000, ना उससे कम चाहिए और ना ज्यादा। नोमी ने जेब से 20,000 निकाल कर अमरीन को दिए और बोला, साली साहिबा, अब खुश हो आप, एक गरीब बंदे की जेब खाली करवा कर। नोमी एक्टिंग करते बोला और फिर हंसने लगा। जैसे जैसे रुखसती का वक्त करीब आ रहा था वैसे महरीन की कैफियत अजीब होती जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपना घर, अपने वालिदैन छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए पिया घर जा रही है। वही आज का उससे घर होगा। रुखसती के वक्त महरीन अपनी मामा के गले लगकर खूब रोई। फिर अपनी बहनों से मिलकर बाबा के पास गई तो बाबा ने आज उसे गले लगा लिया और कान में सरगोशी की कि बेटा, मैं जानता हूं आज तक मैंने तुम्हें बस डांटा ही है, कभी प्यार से मुखातिब नहीं किया। बेटा, तुम जानती हो मुझे शुरू से ही तुम बहुत अजीज थी। तुम्हारी बाकी बहनें भी मुझे अजीज थीं, लेकिन तुम मुझे तहरीम और अमरीन से भी ज्यादा प्यारी थी। तुम जानती हो जहां प्यार होता है वहां गुस्सा भी होता है। तुम मुझे अपनी जान से भी प्यारी बेटी लगती थी, इसीलिए तो मैं तुम पर सबसे ज्यादा गुस्सा करता था कि ये मेरी बेटी बहुत मासूम है, इसे लोगों का नहीं पता। तुम्हें एक मजबूत शख्सियत बनाने के लिए मैंने तुम पर ज्यादा सख्ती की। बेटा, अपने बाबा को माफ कर देना जो कि तुम्हें लाड से ना पाल सका। महरीन ने ये बात सुनकर दिल को कुछ हुआ। फौरन बोली, बाबा प्लीज ऐसा ना कहिए, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। आपने तो हमें इस दुनिया में रहने का सलीका सिखाया है। अगर आप ना होते तो ये दुनिया हमें कच्चा चबा जाती, हमारा जीना हराम कर देती। आपकी वजह से ही तो हम इस दुनिया में सर उठाकर चलती थी। महरीन को आज एहसास हुआ था कि वो अपने बाबा के बारे में कितना गलत सोचती आई थी, जबकि उसके बाबा तो बहुत नरम मिजाज और प्यारे थे। महरीन यही सोच रही थी कि रशीद साहब ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे, आमीन। और बेटी को गाड़ी में बिठाकर हमेशा के लिए रुखसत कर दिया। महरीन जब अपने मामों के घर यानी ससुराल पहुंची तो बड़े शानदार तरीके से उसका इस्तकबाल किया गया। रस्में करने के बाद महरीन को उसके कमरे में लाया गया। कमरा बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। बेड की साइड टेबल पर गुलाब के फूलों के गुलदस्ते रखे हुए थे और बेड पर गुलाब के फूलों की पत्तियों से दिल बनाया गया था। कमरे में जगह जगह कैंडल्स रखकर बेड तक जाने का एक रास्ता बनाया गया था। रिमशा, जो कि महरीन की कज़न और छोटे मामू की बेटी थी, उसने महरीन को बेड पर बिठाया और फिर उसका लहंगा दुरुस्त करने लगी और उसे छेड़ने भी लगी। महरीन उसके मजाक सुनकर शर्मा सी गई। रिमशा भी महरीन को कमरे में छोड़कर गई ही थी कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। वो समझ गई थी कि ज़रूर नोमी होगा, और जब नोमी अंदर आने लगा तो महरीन ने फौरन घूंघट ओढ़ लिया और सीधी होकर बैठ गई। नोमी पास आकर बैठा और महरीन की तवज्जो अपनी तरफ करवाने के लिए हल्का सा गला खंगारा। महरीन ने अपना घूंघट नहीं उठाया तो नोमी ने महरीन से कहा, यार पहले ही तुम इतना इंतज़ार करवा चुकी हो, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता, अब अपना घूंघट उठा भी दो। हॉल में भी तुम्हें ठीक से नहीं देख पाया, अब तो जी भर कर देख लेने दो। महरीन ने अपना हाथ आगे किया और बोली, पहले मुंह दिखाई दो, फिर मैं अपना घूंघट उठाऊंगी, नहीं तो ऐसे ही तरसते रहो। मैंने कोई नहीं दिखाना अपना चेहरा, मेरी ये शर्त है, पहले दोगे फिर लोगे। नोमी को भी शरारत सूझी और जान पूछकर बोला, ओ नो यार, मैं तो मुंह दिखाई लाना ही भूल गया। महरीन जो घूंघट ओढ़े बैठी थी फौरन घूंघट उतार कर नोमी से लड़ने लगी कि नोमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, देख लो तुम हार गई, मुंह दिखाई लिए बगैर ही तुमने घूंघट उठा लिया,
और मैंने तुम्हारा चेहरा भी देख लिया। मेहरीन, जिसने अपना घूंघट नोमी से मुंह दिखाई ना लेने पर लड़ने के लिए उतारा था, और नोमी के मजाक के बाद उसे अंदाजा हुआ जो कि अब कह रहा था, बेगम साहिबा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए मुंह दिखाई का तोहफा भूल जाऊं? और साइड टेबल की दराज से एक डिबिया निकाली और मेहरीन को हाथ आगे करने का बोला। उसने फौरन हाथ आगे कर दिया। नोमी ने मेहरीन के बाजुओं में एक खूबसूरत सा गोल्ड का ब्रेसलेट पहना दिया और पूछा कि मेरा गिफ्ट कैसा लगा। मेहरीन ने ब्रेसलेट को बहुत प्यार से देखा और बोली, बहुत प्यारा, बल्कि देने वाले के दिल जितना प्यारा। वाह बेगम साहिबा, क्या तारीफ किया आपने इस नाचीज की। और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। दोनों ने अपनी नई जिंदगी का सफ़र शुरू करने से पहले 2 शुक्राने के नफल अदा किए और अपने रब का शुक्र अदा किया। मेहरीन तो रो ही पड़ी थी, क्योंकि आज उसे 2 खुशियां एक साथ जो मिली थी, एक बाप का प्यार और शफकत भरा हाथ, और दूसरा उसे अपनी बाकी की ज़िंदगी के लिए एक अच्छा, मुखलिस और मोहब्बत करने वाला शौहर। इसलिए मेहरीन अपने रब का जितना शुक्र अदा करती उतना कम था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।